गुड मॉर्निंग 11th क्लास। कल की क्लास में हमने चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया कल की क्लास में। और आप सबकी ड्यूटी ये है कि इसको अच्छे से रिवाइज करें और कोई टॉपिक अगर डाउट लगे आपको, उसमें डाउट हो तो आप मेरे से पूछें। बच्चों आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल। चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स क्या है? बायोमोलिक्यूल्स क्या है बच्चों? लिविंग टिश्यू या लिविंग सेल से जो भी हमें मॉलिक्यूल मिलते हैं उन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ओके बच्चों, जो जनरली बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो डिफरेंट एलिमेंट से बनते हैं। डिफरेंट किससे बनते हैं? एलिमेंट से बनते हैं। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उनको हम एलिमेंट क्या है? एलिमेंट एलिमेंट जो है जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये एलिमेंट्स हैं। तो ये कई सारे जो एलिमेंट्स हैं इनके मिलने से कंपाउंड बनते हैं और कंपाउंड से फिर जो है बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं और बायोमोलिक्यूल्स सेल में या टिश्यूज के अंदर पाए जाते हैं। ये जो एलिमेंट्स है बच्चों, इनको हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। प्रिंसिपल और मेजर एलिमेंट। प्रिंसिपल और मेजर एलिमेंट। सेकंड लेते हैं माइक्रो एलिमेंट। थर्ड लेते हैं ट्रेस एलिमेंट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 3 ग्रुप हैं एलिमेंट्स के। प्रिंसिपल या जो मेजर एलिमेंट है, जो प्रिंसिपल या मेजर एलिमेंट है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है किसी भी बायोमोलिक्यूल के, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये जो 4 एलिमेंट हैं, ये जो 4 एलिमेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मेजर पार्ट इन्हीं का पाया जाता है। ठीक है, माइक्रो एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो माइक्रो एलिमेंट्स जो हैं जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, सल्फर है, तो ये सब क्या है? माइक्रो एलिमेंट्स हैं जो कम कंपेयर टू मेजर एलिमेंट कम यूज आते हैं या कम होते हैं उनके कंपेयर में बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। फिर लेते हैं ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट बहुत ही माइन्यूट होते हैं, जैसे कि फ्लोरीन है, सिलिकॉन है, तो ये ट्रेस एलिमेंट्स में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है बच्चों हमारी बॉडी जो है सेल्स की बनी है और सेल्स का मैक्सिमम पार्ट जो है 80-90% तक वाटर होता है। हाँ, तो अब हम बात करेंगे एलिमेंट हो गया भाई। स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है वो तो एटम है। ठीक है, तो जब एक जैसे एटम मिलते हैं तो वो एलिमेंट को बनाते हैं। ठीक है, और एलिमेंट से फिर बनते हैं कंपाउंड। एलिमेंट से क्या बनते हैं? कंपाउंड। एलिमेंट से क्या बनते हैं? कंपाउंड बनते हैं। तो कंपाउंड बच्चों 2 तरीके के हैं। एक तो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और सेकंड लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके बच्चों, तो जो कंपाउंड्स हैं वो एक या एक से अधिक प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं उनके कंबाइन होने से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। और कंपाउंड 2 तरीके के। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें कार्बन नहीं पाया जाता, जैसे वाटर है, मिनरल्स हैं, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। ठीक है, ये भी लिविंग सिस्टम का पार्ट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनमें जो कार्बन है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है।
कार्बन के अलावा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी पाए जाते हैं। तो अगर हमें किसी लिविंग टिश्यू को एग्जामिन करना है, लिविंग टिश्यू को एग्जामिन करना है, तो कोई भी जो प्लांट का लिविंग टिश्यू या लीवर का सैंपल हमने लिया है, तो उसको मिक्स करते हैं ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड में। ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड में क्या करते हैं, जो लिविंग टिश्यू का सैंपल है उसको मिक्स करते हैं और फिर पेस्टल एंड मोर्टार में, पेस्टल और मोर्टार में उसको क्रश करते हैं ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड में मिलाकर, और उससे जो स्लरी तैयार होती है, अब उस स्लरी को हम फिल्टर करते हैं। तो फिल्टर करने पर एक पार्ट होता है एसिड सॉल्युबल पार्ट और एक होता है एसिड इनसॉल्युबल पार्ट, एसिड सॉल्युबल पार्ट और एसिड इनसॉल्युबल पार्ट। तो जो एसिड के साथ सॉल्युबल होकर फिल्टर हो जाते हैं उन्हें हम एसिड सॉल्युबल पार्ट कहते हैं, जैसे कि मिनरल्स हैं, आयंस हैं, ठीक है। और पीछे जो पार्ट रह जाता है उसे रिटेंटेट कहते हैं, जो कि एसिड इनसॉल्युबल पार्ट है, जो कि क्या है, एसिड इनसॉल्युबल पार्ट है। तो इस तरीके से बच्चों हम सेपरेट कर सकते हैं लिविंग टिश्यू से इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी और एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल पार्ट को भी। हाँ, देखिए जो लिविंग टिश्यू है, जो लिविंग टिश्यू है उसको अगर हम बर्न करें, लिविंग टिश्यू को हम अगर जलाएं, तो उसके अंदर जो ऑर्गेनिक पार्ट है, जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो जल जाएगा। और जलने नहीं, पहले तो अपन क्या करेंगे, उसको ड्राई करेंगे, सुखाएंगे। तो ड्राई करने पर क्या है कि वो ड्राई हो जाएगा, ड्राई पार्ट, ठीक है। फिर उस ड्राई, उसमें से जो वाटर का पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा, और जो अब पार्ट बचा है उसको जब हम हीट करेंगे, जलाएंगे, तो उसमें से जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, और पीछे जो बचेगा उसे हम ऐश कहते हैं। और ऐश या राख जो होती है, राख के अंदर, राख जो बच जाती है, राख के अंदर मिनरल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक पार्ट होते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब पार्ट पाया जाता है बचे हुए रिमेनिंग पार्ट में। दोबारा सुन लीजिए, यदि हम किसी लिविंग टिश्यू को पहले सुखाएं, ड्राई करें, तो उसमें वाटर का तो रिमूवल हो जाता है। वाटर के रिमूवल के बाद में पीछे जो पार्ट है वो ड्राई मैटर होता है। उस ड्राई मैटर को जब हम हीट करते हैं, जलाते हैं, तो जलाने पर जो कार्बनिक पार्ट है, जो ऑर्गेनिक पार्ट है, वो जल जाता है, और पीछे ऐश बचती है, राख बचती है। राख को एग्जामिन करने पर उसमें हमें कई सारे अलग अलग मिनरल्स ऑब्जर्व करने को मिलते हैं। ओके, तो अब तक मैंने ये बताया कि जो एलिमेंट्स के द्वारा जो कंपाउंड्स बनते हैं वो दो तरीके के, इनऑर्गेनिक जिनमें कार्बन का पार्ट नहीं है, और ऑर्गेनिक जिनमें कार्बन होता है, ठीक है। अगर ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड सेकेंड लेते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स उन्हें कहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, और 1000 डाल्टन के आसपास इनका वेट होता है, ठीक है। तो इन्हें माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स हैं उन्हें मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बड़ा होता है और जो वेट है, जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी ज्यादा होता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। आगे हम इस चैप्टर के अंदर बच्चों सारे जितने भी बायोमॉलिक्यूल हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, फैट है, एंजाइम्स हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल स्टडी इस चैप्टर के अंदर वन बाय वन करके करेंगे। तो सबसे पहले हम जो मैक्रोमोलिक्यूल डिस्कस करेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम समझेंगे। तो फर्स्ट जो बायोमोलिक्यूल है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, जी।
बच्चों ध्यान से देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मेन एलिमेंट होते हैं। स्पेशली जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो 2:1 के रेशियो में होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में होता है? 2:1 के रेशियो में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए फॉर्मूला आता है CnH2nOn। तो ये कार्बोहाइड्रेट के लिए फॉर्मूला है। इसमें हम पहले समझेंगे मोनोसेकेराइड्स के बारे में। मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। बच्चों जो मोनोसेक्राइड्स है ये मोनोमर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। मोनोसेक्राइड्स आर द मोनोमर मॉलिक्यूल। मोनोसेक्राइड्स आर द मोनोमर मॉलिक्यूल, मतलब ये सिंगल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन्हें मोनोसेक्राइड कहते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ठीक है, तो ये क्या है? मोनोसेक्राइड्स है। ठीक है। इसके अलावा राइबोज, डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, आपको पता है ये राइबोज शुगर आरएनए के अंदर पाया जाता है, और डीऑक्सी राइबोज शुगर किसके अंदर? डीएनए के अंदर पाया जाता है, और ये 5 कार्बन के मोनोमर यूनिट्स हैं। ठीक है, तो मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ राइबोज शुगर के लिए। ये है बच्चों राइबोज शुगर। ओके बच्चों, ये राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर है। ये 5 कार्बन की शुगर है। ये कितने कार्बन की शुगर है? 5 कार्बन की। ठीक है, यहाँ देखिए 1 कार्बन, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये भी, यहाँ भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये बच्चों राइबोज शुगर है। एक और है डीऑक्सी राइबोज, जो कि डीएनए के अंदर पाई जाती है। ध्यान से देखिए बच्चों, सेकंड स्ट्रक्चर को देखिए, है ये भी 5 कार्बन की शुगर। ये क्या है? 5 कार्बन की ही शुगर है, लेकिन इसमें सेकंड कार्बन पर एक ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए इसे कहते हैं डी। डी यानी कि नहीं, डी ऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं? डीऑक्सी राइबोज शुगर कहते हैं। ये डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड का पार्ट है। ठीक है, यहाँ देखिए आप सेकंड कार्बन को देखिए, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ना होकर खाली हाइड्रोजन है, तो यहाँ एक ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है, इसके अलावा ग्लूकोज की मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, इनको रफ कर देते हैं। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, H6H12, H6H12O6।
बच्चों इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। ये किसकी स्ट्रक्चर है? ग्लूकोज की। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है ये, जिसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कार्बन 6 होते हैं, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 होते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर है, और वो भी मैं ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। ये स्ट्रक्चर भी ग्लूकोज की है। बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है ये है ग्लूकोज की। इसकी स्ट्रक्चर है ये ग्लूकोज की। बच्चों इस चैप्टर में मैं स्ट्रक्चर जरूर बना के बताता रहूंगा आपको, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज। ये बच्चों फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर है। फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर को अपन थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है इसकी। ये बच्चों फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर है, जो फ्रक्टोज भी एक मोनोसेकेराइड है। फ्रक्टोज भी क्या है बच्चों? एक मोनोसेकेराइड ही है, एक मोनोमर यूनिट ही है फ्रक्टोज। बच्चों ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा हो सकता है आपको बोरिंग लगे, क्योंकि इसमें हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अपन को ये समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो स्पेशली इनकी स्ट्रक्चर को समझेंगे तो नेचुरली हमको आगे
रिएक्शंस को समझने में आसानी रहेगी। ये हो गया फ्रक्टोज। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं माल्टोज, सॉरी गैलेक्टोज। गैलेक्टोज आज सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही करेंगे। गैलेक्टोज, गैलेक्टोज में सी सी सी। बच्चों खास बात यह है कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है C6H12O6 वो लगभग सभी में सेम है, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने के कारण से इनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ये बच्चों गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर है और इनमें भी जो लगभग इसी तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है बच्चों, तो ये मोनोसेक्राइड, दोबारा सुन लीजिए, कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड उन्हें कहते हैं जो सिंगल यूनिट होती है, सिंगल मोनोमर यूनिट्स होती हैं, जैसे कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। और ये इनका लगभग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C6H12O6, बस इनका जो अरेंजमेंट है ध्यान रखना, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे बायोमॉलिक्यूल जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनकी जो अरेंजमेंट है या स्ट्रक्चर है उनका पैटर्न अगर डिफरेंट होता है तो उन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं। ओके, चलिए अब बच्चों नेक्स्ट लेते हैं ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड, तो फटाफट से ओलिगोसेकेराइड के पार्ट को कंप्लीट करके आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ओलिगोसेकेराइड के पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। ओलिगोसेकेराइड, हाँ बच्चों, ओलिगोसेकेराइड उन्हें कहते हैं जिनमें मल्टीपल यूनिट्स होती हैं, मोनोमर, मल्टीपल मोनोमर यूनिट आपस में बॉन्ड बना के पाई जाती हैं, तो उन्हें हम ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। ये जो मल्टीपल मोनोमर यूनिट्स हैं ये 2 से लेकर 6 तक हो सकती हैं या ज्यादा भी हो सकती हैं। जैसे कि डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड के अंदर 2 मोनोमर यूनिट्स आपस में बॉन्ड बनाती है। इनके बीच में बच्चों जो बॉन्ड बनती है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होती है। कौन सी बॉन्ड होती है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होती है। और पॉलीसेकेराइड कहते हैं लॉन्ग चेन को, मोनोमर यूनिट्स की लॉन्ग चेन को पॉलीसेकेराइड कहते हैं। तो ओलिगोसेकेराइड में डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड हम पढ़ते हैं या पाए जाते हैं। पॉलीसेकेराइड्स में ध्यान रखना बच्चों, कई सारी जो मोनोमर यूनिट्स है वो आपस में बॉन्ड बना के लॉन्ग चेन बनाती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो डाइसेकेराइड्स है उनको ड्रॉ करता हूँ, सुक्रोज के लिए, माल्टोज के लिए, ठीक है, लैक्टोज के लिए। लैक्टोज के अंदर ग्लूकोज, लैक्टोज के अंदर ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज की बॉन्डिंग पाई जाती है।
बच्चों ये स्ट्रक्चर देखिए, ये स्ट्रक्चर है लैक्टोज की, लैक्टोज शुगर की। इस लैक्टोज शुगर में बच्चों यहाँ पर ये जो दोनों मॉलिक्यूल है, दोनों जो मोनोमर यूनिट्स है, इनके बीच में एक बॉन्ड बन रही है जिसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रही है इसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये लैक्टोज का पार्ट हो गया। नेक्स्ट लेते हैं फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के अंदर, अच्छा ये तो है ग्लूकोज, लैक्टोज के अंदर ये जो यूनिट है ये है ग्लूकोज और ये है गैलेक्टोज। ओके, नेक्स्ट लेते हैं माल्टोज। माल्टोज के अंदर ग्लूकोज और ग्लूकोज ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, इस स्ट्रक्चर को देखिए, इसमें बॉन्डिंग हो गई और ये है दोनों ग्लूकोज के मोनोमर और ये है माल्टोज। माल्टोज शुगर के अंदर जो माल्टोज होता है उसके अंदर दो ग्लूकोज की यूनिट्स आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना के पाई जाती हैं। थोड़ा सा बच्चों ये टॉपिक आपको बोर लग रहे हैं लेकिन जल्दी इसको कवर करते हैं। एक और स्ट्रक्चर में बनाता हूँ फिर अपन इस क्लास को यहीं रोकेंगे। थोड़ा सा आपको बोरिंग हो सकता है, ज्यादा लगे क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं फ्रक्टोज, सुक्रोज सॉरी। सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ये दो यूनिट्स आपस में बॉन्ड बनाती है। बस लास्ट ये लेंगे और इनके फंक्शंस पढ़ेंगे और क्लास को यहीं बाइंड करेंगे। नेक्स्ट है सुक्रोज। सुक्रोज जो है वो डाइसेकेराइड है। ठीक है, और इनके अंदर दो यूनिट, ये बच्चों ग्लूकोज हो गया और ये फ्रक्टोज। तो ये जो यूनिट्स हैं बच्चों ये बना रही हैं सुक्रोज।
तो सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ये दो मोनोमर यूनिट्स मिलती हैं और इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनने के बाद में जो है इनके बीच में डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये था बच्चों ओलिगोसैकेराइड का पार्ट। इनके फंक्शन क्या है? आपने सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ी प्रीवियस क्लास में। प्रीवियस क्लास में आपने सेल मेम्ब्रेन को पढ़ा, तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था उसमें ये बताया गया था कि जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है आउटसाइड में, उसके ऊपर ओलिगोसैकेराइड्स पाए जाते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स पाए जाते हैं जो कि सेल टू सेल इंटरेक्शन में, सेल टू सेल आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कई सारे जो सैकेराइड्स हैं, मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड, वो एनर्जी फ्यूल के रूप में काम आते हैं, एनर्जी मिलती है इनसे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। रिमेनिंग पार्ट कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। बायोमोलिक्यूल इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझना है अपने को, प्रोटीन के बारे में भी समझना है, सारी स्ट्रक्चर्स को सही से समझना है। बस आप बेटा इसको कंटिन्यू करें, रेगुलर रहे। ठीक है।